हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आपका जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है टर्म 2 का इस सेशन का, उसका हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो था कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिगार्डिंग, वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है जिसका टाइटल है आपका इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी, यानी कि आपके पर्यावरण पर, पारिस्थितिक तंत्र पर जो त्योहार हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन, सेरेमनी एंड जॉय। जो फेस्टिवल्स है उसको हम एक तरीके का सेलिब्रेशन, एक तरीके का समारोह या फिर खुशी के तौर पर देखते हैं। हाउएवर, लेकिन फेस्टिवल्स ब्रिंग टू फोर द फ्लिप साइड ऑफ सेलिब्रेशंस पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। यानी कि किसी लेकिन अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें तो हमें त्योहारों का एक और रूप देखने को मिलता है जो कि है प्रदूषण। त्योहारों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस लेड टू द नीड ऑफ असेसिंग द अवेयरनेस लेवल। लेड मतलब इसकी तरफ ले जाना, असेसिंग का मतलब होता है अवेयरनेस लेवल को जांचना, परखना। अमंग पीपल अबाउट द इकोलॉजिकल पोल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसकी क्या जरूरत महसूस होती है? इससे हमें ये जरूरत महसूस होती है कि हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और लोगों के बीच में किसके रिगार्डिंग, किस बारे में हम जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है? हमारे पर्यावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है त्योहारों के दौरान। इसलिए अ स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय स्कॉलर्स ऑफ एन एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जो एक स्टडी की गई, जितने भी स्कॉलर्स थे जो कि कहते हैं कि एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इंडिया में जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एक स्टडी की। दिस स्टडी वाज टाइटल्ड, इस स्टडी का टाइटल दिया गया अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी, यानी कि त्योहारों का हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर यानी कि पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। इस स्टडी को करने के दो उद्देश्य थे। द फर्स्ट वन वॉज टू असेस द अवेयरनेस लेवल अमंग पीपल अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। पहला तो ये था कि हम लोगों में देखें कि उनके अंदर जागरूकता का जो लेवल है वो कितना है, कि जो हम त्योहारों के दौरान हमारा पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को किस तरह नुकसान हो रहा है, इस बारे में लोग कितने जागरूक हैं। एक्सप्लोरिंग सोल्यूशन टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी वॉज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि लोगों के मन में जागरूकता अगर है भी कि त्योहार के दौरान उनके हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो इसके लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, जांच करना। हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। द मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा वॉज अ सिंपल क्वेश्चन है। अब ये इस बारे में स्टडी की उन्होंने, तो उसके बारे में उनको डाटा कलेक्ट किया उन्होंने, जिस बेसिस पे उन्होंने अपना रिजल्ट बनाया। तो डाटा कैसे कलेक्ट किया? उन्होंने क्वेश्चनर बनाया, यानी कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जिसमें 6 क्वेश्चन थे। शेयर्ड विद 50 रिस्पोंडेंट्स अक्रॉस 4 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ स्टेट। एक राज्य की 4 अलग अलग जिलों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उसमें से 50 लोगों को उन्होंने चुना। उन 50 लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे। ये स्टेट कहाँ की थी? साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि नीचे दक्षिणी प्रांत में। The research began by understanding the socio-economic conditions of the respondents before sharing the questionnaire। अब उन्होंने जो अपनी रिसर्च शुरू की उसके पहले उन्होंने क्या किया, उनकी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी उनके आसपास, उन लोगों की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी उनको समझने की कोशिश की। वंस द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड, एक बार जब उनको जवाब मिल गए, द डाटा कलेक्टेड वॉज टैब्यूलेटेड, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया उन्होंने उसको टेबल, टैब्यूलेटेड का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में बना देना। तो वो 6 क्वेश्चन कौन से पूछे उन्होंने? पहला सवाल पूछा, डू यू फील दैट बर्स्टिंग क्रैकर्स इज अ मस्ट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। यहाँ पर मस्ट का मतलब है जरूरी होना, बर्स्टिंग क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको लगता है कि दिवाली जो त्योहार होते हैं उसमें पटाखे फोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसमें, लेकिन उसमें फिर क्या हुआ? 46% लोगों ने हाँ कहा, 54% लोगों ने नहीं कहा और 0% लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं कह सकते। दूसरा सवाल पूछा, डू यू थिंक मोस्ट पीपल अब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। अब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्स का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो हमें विभिन्न विभिन्न स्रोत मिले हुए हैं, जो हमारे लिए एक खजाने से बढ़कर हैं, उसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। अब्यूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना।
जब हम त्योहार मनाते हैं तो उनका क्या गलत इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें 72% लोगों ने हाँ कहा, 28% लोगों ने ना कहा और 0% लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। तीसरा सवाल था, डू यू थिंक दैट सेलिब्रेशन फेस्टिविटीज रिजल्ट इन यूनाइटिंग पीपल? क्या आपको लगता है कि जब हम त्योहार मनाते हैं उसमें क्या है, लोगों में एकता बढ़ जाती है? उसमें 64% लोगों ने हाँ कहा, 32% लोगों ने ना कहा और 4% लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता, हम कोई आइडिया नहीं है हमें। चौथा क्वेश्चन पूछा, डू यू एंजॉय बर्स्टिंग क्रैकर्स फॉर अम्यूजमेंट? अम्यूजमेंट का मतलब होता है मजे के लिए। तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको मजे के लिए पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है? तो 68% लोगों ने हाँ कहा, 32% लोगों ने ना कहा और 0% लोगों ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते। पांचवा क्वेश्चन उसने पूछा, डू यू फील प्रेशर्ड टू बस्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस? वो कह रहा है कि दिवाली में जब या किसी त्योहार में जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो क्या आपको प्रेशर फील होता है कि अगर आपने पटाखे नहीं फोड़े तो आपके समाज में आपको कहा जाएगा कि अरे इन्होंने तो त्योहार ढंग से मनाया ही नहीं, ऐसा आपको लगता है? तो इसमें 82% लोगों ने हाँ कहा, 12% लोगों ने ना कहा और 6% लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या था, आर यू अवेयर ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल गाइडलाइंस फॉर बेटर इकोलॉजी? ये पूछा गया कि क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर त्योहारों में कोई वेस्ट चीज कुछ भी वेस्ट होता है या जितना भी कूड़ा कचरा सब कुछ फैलता है या कोई भी चीज फेंकनी होती है, उसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस यानी कि जो आपको जो भी दिशा निर्देश इस बारे में जारी किए गए हैं उसके बारे में आपको पता है? तो 56% लोगों ने कहा हाँ पता है, 40% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता। द स्टडी रेकमेंडेड द इम्पोजिशन of strict rules and regulations as opposed to a total ban of on festival activities। अब उस जो स्टडी की उन्होंने उससे क्या पता लगा, उस स्टडी ने इस बात को रेकमेंड किया यानी कि इस बात की तरफ जोर दिया कि इम्पोजिशन यानी कि लगाना, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जाने चाहिए एज अपोज टू अ टोटल बैन ऑन द ऑल फेस्टिवल एक्टिविटीज विच हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट। स्टडी ने ये कहा कि आप त्योहार मनाने पर या फिर पूरी तरह से कुछ भी त्योहार को किसी भी तरह मनाने पर पूरी तरह बैन लगाने से अच्छा है कि आप कठोर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दीजिए, वो लगा दीजिए। अपोज का मतलब उसके विपरीत में ड्रास्टिक इम्पैक्ट, क्योंकि इनका हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव तो पड़ता है ही, तो टोटल बैन लगाने की बजाय आप उसको कठोर दिशा निर्देश जारी कर दीजिए। द रिसर्चर्स ने यह माना that such measures would help in harnessing some ill effects that add to the growing pollution and suggested further studies be taken up across the country to assess awareness about ecological degradation। और उन्होंने ये कहा कि वो मानते थे कि इस तरह के अगर आप कठोर दिशा निर्देश लागू कर देंगे तो इससे क्या होगा, पहला कि जितने भी इल इफेक्ट्स होते हैं, जितने भी बुरे इफेक्ट्स होते हैं, बुरा प्रभाव जितना भी पड़ रहा है हमारे पर्यावरण के ऊपर वो कम हो जाएगा। और इस बारे में ये है कि फर्दर स्टडीज भी टेकन अप, और इस बारे में और ज्यादा पढ़ाई या और ज्यादा जो जानकारी है वो दूसरे कंट्रीज में भी पहुंचानी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों में पर्यावरण का जो पतन हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इसके बारे में लोगों में जानकारी फैले। द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द स्टडी पॉइंटेड टू द एनवायरमेंटल ग्रुप्स and eco clubs fighting a losing battle due to city traffic issues, disposal of plastic, garbage dumping and all sorts of ecological degradation। Observations made in the study। अब जो उन्होंने जो स्टडी की उसमें इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जितने भी एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ग्रुप्स बन जाते हैं, इको क्लब्स होते हैं, जो कि एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहर होते हैं, वहां पे ट्रैफिक कितनी प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिक किस तरीके से डिस्पोज ऑफ की जाती है, डिस्पोजल की मतलब प्लास्टिक को किस तरह फेंका जा रहा है, कूड़े को किस तरह, गार्बेज डंपिंग, कूड़े को किस तरह फेंका जा रहा है, किसी भी तरीके का जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस सब की तरफ ध्यान दिया गया जो स्टडी की गई। द रिसर्चर्स स्ट्रेस्ड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट द नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है इस समय जो जरूरत है बहुत ज्यादा, is increasing awareness among people to reduce ecological pollution which can be facilitated by celebrating all festivals in an eco-friendly manner। तो उन्होंने क्या जोर दिया कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता फैलाई जाए कि आप अभी जिस तरीके से त्योहारों को मनाते हैं उसमें ये पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है।
पर आप त्योहार मनाइए लेकिन उसको इको फ्रेंडली मैनर में मनाया जाए कि पर्यावरण को नुकसान, आप ऐसे त्योहार मनाओ कि पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो। अब ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, अपनी समझ के अनुसार एनी 5 क्वेश्चंस आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। आपको नीचे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से कोई 5 आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डू द रिसर्चर्स कॉल पोल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स? जितने भी शोधकर्ता थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने प्रदूषण को त्योहार की ही दूसरी तरफ, त्योहार का ही दूसरा पहलू क्यों कहा? Festivals are synonymous with celebration, ceremony and joy. However, we fail to see the flip side of celebration, which is pollution, air, water and noise pollution. There are two faces of a coin and go hand in hand. वो ये कहना चाहता है कि हम त्योहार को एक समारोह की तरह, खुशी की तरह तो देखते हैं, लेकिन उसी की त्योहार का ही दूसरा पहलू एक ये भी है कि त्योहार जब हम मनाते हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, वायु में प्रदूषण होता है। अब दिवाली ले लीजिए आप, दिवाली में दुनिया भर के पटाखे फोड़ते हैं तो आसमान क्या धुएं से भर जाता है ना, एयर पोल्यूशन कितना होता है। और वही फिर उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन भी होता है, मिट्टी में भी वो जाती हैं, जो कूड़ा करकट होता है फिर मिट्टी में जाता है, पानी में जाता है, बहुत ज्यादा आवाज होती है तो उससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो देयर आर टू फेसेस ऑफ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चलते हैं। Comment on the significance of the second objective of the study with reference to line 7 and 12. यानी कि ये आपकी जो लाइन है 7 है, आपकी लाइन ये वाली 7 to 12, 12 आपकी लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। यानी कि इस पैराग्राफ में ये बताना चाहता है कि जो दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव, दूसरा उद्देश्य उसने बताया था, उसका क्या महत्व है। The second objective is to explore solutions to bring awareness about celebrating festivals without harming ecology. दूसरा उद्देश्य उसने क्या बताया था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो तरीके हैं, जो जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, उसे खत्म करने का तरीका ढूंढा जाए। इट इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम थ्रू रिसर्च एंड फोकस व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड एंड अवॉइडेड टू सॉल्व द इशू। ये बहुत जरूरी है कि किसी प्रॉब्लम को देखा जाए, रिसर्च की जाए उसके ऊपर और उसके बाद उस पर फोकस किया जाए कि क्या सही करने की जरूरत है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 16 एंड 21। 16 लाइन आपकी कौन सी हो गई, दिस, एंड 21 दिस। यानी कि इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि इस बात की क्या जरूरत है, रिसर्चर जो इस बात पर जोर दे रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं कि जो फेस्टिवल्स हैं उनका जो ड्रास्टिक, जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कर दिया जाए। इस बात से आप कितने सहमत हैं? The researchers have recommended for the imposition of strict rules and regulations in place of a total ban on all festival activities to give public enough freedom to celebrate. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं कि पूरी तरह से बैन लगाने की बजाय ये है कि आप कठोर दिशा और निर्देश जो है वो जारी कर दीजिए, जिससे कि लोगों के पास कम से कम अपना त्योहार मनाने की आजादी हो, लोगों को ये न लगे कि हमसे त्योहार मनाने का अधिकार छीन लिया गया। द रिसर्चर्स बिलीव दैट सच मेजर्स वुड हेल्प इन हार्नेसिंग सम इल इफेक्ट दैट एड टू द ग्रोइंग पोल्यूशन एंड सजेस्टेड फर्दर स्टडीज बी टेकन अप अक्रॉस द कंट्री टू एसेस अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जैसा कि ऊपर वाले पैरे में हमने पढ़ा था, इससे क्या होगा कि जितना भी बुरा प्रभाव है त्योहार का जो अब भी पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। और इसने ये कहा कि और ज्यादा स्टडीज बारे में, और ज्यादा रिसर्च इस बारे में की जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में देखा जाए, जिससे कि लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। Why do the researchers feel that environmental groups and eco clubs are fighting a losing battle in the given scenario? वो कह रहा है कि ऐसा रिसर्चर्स को शोधकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी पर्यावरण के जो समूह बने होते हैं, इको क्लब्स बने होते हैं, वो एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं इस परिस्थिति में। ड्यू टू सिटी ट्रैफिक इश्यूज, डिस्पोजल ऑफ plastics, garbage dumping and all sort of ecological degradation, the researchers feel that the need of the hour is increasing awareness among people to reduce ecological pollution, which can be facilitated by celebrating all festivals in an eco-friendly manner. तो वो कहेगा, आप इसको शुरू से लिखेंगे, the researchers feel that environmental groups and eco clubs are fighting a losing battle in the given scenario because due to the सिटी ट्रैफिक इश्यूज, जितने की सिटी ट्रैफिक इश्यूज हो रहे हैं, लोग प्लास्टिक को गलत तरीके से डिस्पोज, गलत तरीके से उसको खत्म करते हैं, जो
उसको फेंकते हैं। कूड़ा बहुत ज्यादा गलत तरीके से फेंका जाता है और कितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है कि लोगों के बीच में इस बात की जागरूकता फैलाई जाए कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, प्रदूषण कितना फैल रहा है, और जिससे कि क्या हो कि अगर त्योहार मनाए भी जाए तो वो इको फ्रेंडली मैनर में मनाए जाए, जहाँ की पर्यावरण को नुकसान ना हो। Even though a large number of people say no to bursting crackers than those who say yes, festival pollution persists. How does evidence from table 1 support this statement? वो कह रहा है कि हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पटाखे चलाना ज्यादा पसंद नहीं है, हाँ कहने वाले लोगों की बजाय ना कहने वाले लोगों ने ज्यादा कहा कि भाई हमें पटाखे चलाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदूषण हो रहा है। हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? अब टेबल 1 से आप किस तरह से इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकते हो? ये देखिए, 68% पीपल बर्स्ट क्रैकर्स फॉर अम्यूजमेंट। यहाँ देखो, यहाँ टेबल में दे रखा है ना, मजे के लिए कितने लोग पटाखे फोड़ते हैं, 68%। और देखो 82% फील प्रेशर टू बर्स्ट क्रैकर्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल इन ऑर्डर टू लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोशल स्टेटस। और 68% तो मजे के लिए फोड़ते हैं पटाखे, और 82% किस लिए फोड़ते हैं? सिर्फ कि अगर वो नहीं फोड़ेंगे तो उनके समाज में उनको लोग कहेंगे कि जी तुम्हें तो त्योहार मनाने नहीं आता, तुम खुशी नहीं ढंग से मनाते, है ना। तो वो कह रहा है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये भी जरूरी है आप नोट करें कि 72% पीपल अब्यूज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। यहाँ देखिए, ये भी नोट करने वाली बात है कि त्योहार को मनाने के लिए 72% जो लोग हैं वो हमारे पर्यावरण के जो स्रोत हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। From the data we can understand that although a lot of people refuse to burst crackers, festival pollution persists। इसलिए हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो पटाखे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन रहता ही है। What purpose does the can't stay column serve in the questionnaire? अब उसमें इस वाली टेबल में जो एक कॉलम आपको दे रखा है कि कांट से, यानी कि हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ये कॉलम आपको क्या बताता है? इस कॉलम की जरूरत क्यों है? द कांट से कॉलम अलाउज पीपल हु हैव न्यूट्रल ओपिनियन, न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ ओपिनियन, और प्रोवाइड एज एन ऑप्शन टू दोज हु लैक क्लैरिटी और आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन विदाउट बायस। कांट से कॉलम जो है वो इसलिए दिया हुआ है ताकि लोग जो जिनका एक न्यूट्रल, जिनके तटस्थ ओपिनियन है कि हाँ में भी नहीं है और ना में भी नहीं है, वो अपना दे सकते हैं, या फिर वो उन लोगों के लिए है जिनको क्लैरिटी नहीं है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको क्या जवाब देना चाहिए, या फिर और आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनर विदाउट बायस, या कि जो फिर किसी भी एक तरफ झुके बिना वो जवाब देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कांसे का कॉलम बनाया गया है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ भी खत्म हो गया है यहाँ पे। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग एंड ग्रामर। ये आपका 10 मार्क्स का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कहा हुआ है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2। 1 आपका ये है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेबल दी हुई है, आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन करना है, या फिर सेकंड में आपको एक लेटर दिया हुआ है जिसमें आपको पूरा लेटर बनाना है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, हम दोनों देखते हैं। स्टडी द कंसेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। एक सेल्फ हेल्प मैगजीन यानी कि स्वयं सहायता मैगजीन, कोई स्वयं सहायता में मैगजीन का कोई सेक्शन था जो कि मंथली पब्लिश होती है, उसका कंसेप्ट का एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट को वो कह रहा है कि ढंग से पढ़ो और उस चार्ट के बेसिस पे आगे जवाब जो भी पूछेगा, वो सवाल पूछेगा, उसका हम जवाब देंगे। तो इस चार्ट को पढ़ते हैं। सिचुएशन, सेटबैक। सिचुएशन मतलब परिस्थिति क्या है, सेटबैक यानी कि आप किसी काम में फेल हो गए, कोई कमी आपको दिख गई या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी भी तरीके से आप पिछड़ गए, समझ लो सेटबैक होना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, एक्सपीरियंस, अनुभव क्या हुआ आपको, फीलिंग अपसेट, आप दुखी हुए। लेकिन अब वो बता रहा है कि जब आप दुखी हुए तो इससे लड़ने के लिए आपने कौन से तरीके अपनाए। ये 2 तरीके बता रहा है कि जब आप अपसेट फील करते हो तो उससे आपको लड़ने का क्या तरीका, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका पढ़ लेते हैं। पहला तरीका है हेल्दी प्रोसेसिंग, यानी कि हेल्दी प्रोसेसिंग करना, यानी कि उससे घबराना नहीं। उसमें आप कैसे करते हैं, हेल्दी प्रोसेसिंग कैसे होती है, डिजायर टू फील इट, लर्न फ्रॉम इट और लेट इट गो। यानी कि अगर आप
दुखी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो उसको फील करिए, उसको छुपाइए मत, उसे फील करिए, उससे सीखिए, लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखिए और लेट इट गो, उसको फिर जाने दीजिए। जब आप उसको फील करेंगे, उससे सीखने की कोशिश करेंगे और एक पॉइंट के बाद उसे जाने देंगे बजाय कि अपने मन में संभाले रखने के, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फील, रिफ्लेक्ट, लर्न एंड अलाइन, यानी कि फील करना, रिफ्लेक्ट मतलब उसको जताना, दिखाना कि आप उसको फील कर रहे हैं, आप दुखी हैं, लर्न उसे सीखना और अलाइन करना, यानी कि उसके बाद उसमें साथ बने रहना। ऑब्जर्व द पैटर्न, रीवर्क बिलीव्स ऑन एडिक्वेसी एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज। ऑब्जर्व द पैटर्न में कह रहा है, ये वो कह रहा है कि ये जो पैटर्न है आपका, जिस तरीके से आपको कोई नुकसान हुआ और आपने अपसेट फील किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? रीवर्क बिलीव्स ऑन एडिक्वेसी एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज, अपनी जो बचपन की यादें हैं उसको ध्यान रखिए और अपने जो विश्वास हैं, एडिक्वेसी यानी कि आपके पास जो है उसको रिवर्क करिए, उस पर भरोसा रखिए। एसेस मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक, जो भी आपको नुकसान हुआ है उसका मैग्नीट्यूड देखिए, आपको किस हद तक नुकसान हुआ है। ऐसा तो नुकसान, कोई भी नुकसान इतना बड़ा तो नहीं है कि आप बिल्कुल जीना ही छोड़ दें, है ना? तो आप ये देखिए कि आपको नुकसान किस हद तक हुआ है। एसेस डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस, ये देखिए कि आपको काम में क्या दिक्कत आ रही है, एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस बाय डूइंग द वर्क, और इस बात का अंदाजा ये लगाइए, देखिए कि उस काम को करने से आपको फ्यूचर सक्सेस का कितना होने की उम्मीद है, कि आपको कितनी उम्मीद है कि आपको आगे जाकर सक्सेस मिल जाएगी, है ना? बिल्ड ग्रिट टू डू द वर्क, ग्रिट का मतलब होता है धैर्य रखना, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें धैर्य बनाए रखिए। एक्सेस हीलिंग स्टेटस टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्म एंग्जाइटी, अब आपको जो बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, उस घबराहट को आपको अनुभव में तब्दील करना है। अगर आपको कोई परेशानी आई भी है तो उस बात को इस तरह से नहीं लेना कि इसका कोई सोल्यूशन अब है ही नहीं, आपको इसको अनुभव की तरह लेना है कि ठीक है, एक बार ये नुकसान हुआ, आगे मुझे इस बात को ध्यान रखना है और अपने आप को हील करना है, अपने आप को शांत करना है इस बात से कि हम जब आगे उस काम को करेंगे तो हम और ज्यादा ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? Unconscious implicit memories, habitual process blocks scary early life experiences of being reprimanded for not meeting expectations. इसका मतलब है कि जब आप अपनी बचपन की यादों को सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई बार आपको अनजाने रूप से ही ऐसी छुपी हुई, इम्प्लिसिट का मतलब उसी में दबी हुई आपकी ऐसी कमियां, कभी कभी आपको बुरी मेमोरीज भी ध्यान आ जाती हैं, जैसे हैबिचुअल प्रोसेस ब्लॉक्स, कभी कभी आपको आदतन किसी काम को करने में रुकावट आना, स्केरी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, डराने वाले जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस अनुभव रहे हैं, बीइंग रेप्रिमेंडेड फॉर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, मतलब इतना दुखी हो जाना कि आप जिस बात की उम्मीद आप लगाते हैं उस बात को आप पूरा नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीजें आपके पास हो सकती है, लेकिन अभी हम हेल्दी इशू की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पॉजिटिविटी साइड को ही देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आपने उदास फील किया, उसके बाद आपने क्या किया? इनेबिलिटी टू प्रोसेस फुली। कई बार क्या होता है कि आप उसको पूरी तरह से प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं, आप उदास फील कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं कि अब मुझे इससे कैसे डील करना है। तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। ब्लॉक फीलिंग में आप क्या करते हैं? ब्लॉक फीलिंग में क्या होता है? कांट कम टू टर्म्स विद, अब किस तरीके से आप रिएक्ट करने लगते हैं? जब ब्लॉक फीलिंग हो जाती है तो किस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं? आई कैन फेल समटाइम्स, एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल्ड, लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। ब्लॉक फीलिंग में आप ये नहीं समझ पाते हैं, आप ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं कभी कभी फेल हो सकता हूं, हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट, किसी भी चीज को सीखने में मेहनत और समय लगता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है? पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। जब आप ब्लॉक फीलिंग कर लेते हैं तो हम हर भावना को, कोई भी जो पॉजिटिव चीज है, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हम समझ सकते हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते। या फिर क्या करते हैं? ब्लॉक लर्निंग, ओवरवेल्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, यानी कि हम कुछ भी आगे सीखने को, इसको एक एक्सपीरियंस, अनुभव की तरह लेने की बजाय हम सीखना उस वक्त सीखते नहीं है, सीखना छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं या अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। स्टक इन रूमिनेशन, चिंता में रहने लगते हैं। एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, आपको ये लगने लगता है कि आप कहीं से बिलोंग ही नहीं करते,
है ना, आपसे कुछ होगा ही नहीं। अटेंशन डाइवर्टेड, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकने लगता है फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग। जो काम आप सीख सकते हैं लेकिन वहां से आपका ध्यान भटकने लगता है क्योंकि आपको घबराहट होने लगती है, आपको डाउट होने लगता है कि आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। इससे क्या होता है, अब ये सब आप फील करने लगते हैं तो उससे क्या होता है, अनएक्सेप्टेंस। अब यहाँ आप जब, अब ये देखिए, यहाँ आप सिचुएशन को समझना ही बंद कर देते हैं। आप जब ये नहीं समझते कि हम कभी कभी फेल भी हो सकते हैं भाई, हम कभी कभी, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और कुछ भी सीखने में टाइम और एफर्ट लगता है। उससे क्या प्रभाव पड़ता है, अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, इनएडिक्वेसी, इनकम्पिटेंसी, डेंजर एंड थ्रेट, ब्लेमिंग अदर्स। अब क्या क्या करने लगते हैं कि अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, जो आपकी परिस्थिति है उसको आप एक्सेप्ट करना ही छोड़ देते हैं, कि आप मानते ही नहीं है कि नहीं नहीं ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप डिनाइल में चले जाते हैं। इनएडिक्वेसी, आपको लगने लगता है कि जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास टैलेंट है, जो मेरे पास स्किल है या जो मेरे अंदर है जिससे जिससे मैं लड़ सकता हूँ वो आपके अंदर कम है। इनकम्पिटेंसी, आपके अंदर पूरी तरह से इस बात की स्किल ही नहीं है ना, आप इस बात के लायक ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। डेंजर एंड थ्रेट, आपको डर लगने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है कि चीज से कि ये नहीं हुआ तो आगे जाके क्या होगा, आपको बहुत सारे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ब्लेमिंग अदर्स, या फिर आपको दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि ये अगर नुकसान हुआ है तो ये मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रिगर्स, एपथी, एंगर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये जब आप सारी चीजें सोचने लगते हैं, इतना मतलब अपने दिमाग को इतना प्रेशर्ड कर लेते हैं, तो क्या ट्रिगर करता है ये, किस बात पर आपको फिर हेल्थ पर कैसे प्रभाव पड़ता है, एपथी, एंगर, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, हर वक्त डर रहता है, घबराहट रहती है और अब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें यूजुअली इस चार्ट से वैसे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई नुकसान हुआ है या हम किसी चीज में फेल हुए हैं तो हमें उस फेलियर को बजाय कि अपने लिए एक ऑब्स्टेकल, अपने लिए एक रुकावट साबित करने की बजाय उसको हेल्दी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उस सिचुएशन को समझना चाहिए, उसे एक अनुभव की तरह लेना चाहिए और उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट अ पैराग्राफ एट नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशंस वेयर वन फेसेस सेटबैक्स। वो कह रहा है कि अब ऊपर वाले चार्ट के बेसिस पे आपको 120 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें कि आप ये बताएंगे कि कोई भी अगर किसी इंसान को किसी भी बात में फेलियर होता है तो उसके लिए वो किस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, पैराग्राफ में, इस चार्ट में आपको जो भी बताया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं वो आपको सारी कवर करनी है। दूसरा, आपको इसमें से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज नहीं उतारना है, आपको अपनी तरफ से भी लिखना है। आप अपनी तरफ से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एज इट इज इनको पॉइंट्स को ऊपर से नीचे उतार देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको वोकेबलरी के कुछ कुछ शब्द ध्यान रखकर, नए नए शब्दों को ध्यान रख के लिखना है। इसमें यहाँ मैंने जो जो भी वर्ड्स हैं जो रेड किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका आप जितना ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ड्स है जैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि एक तरफ ऐसा है तो दूसरी तरफ ऐसा है, ये ऑन द अदर हैंड भी इसीलिए यूज किया जाता है। इट इज एविडेंट, यानी कि ये देखकर पता चलता है। देयर फोर या सो लिखने की बजाय आप इट इज एविडेंट भी लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ये मुश्किल वर्ड्स बीच बीच में मैंने आपको बताए हैं, इनको भी यूज करना है। तो आप जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे और जितना अपनी तरफ से एक्सप्रेस करके लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब ये पैराग्राफ देख लीजिए। सेटबैक्स ऑफन लीव वन विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड समटाइम्स इवन वर्स। जब किसी को कोई फेलियर होता है तो वो, उसके अंदर क्या फीलिंग रह जाती है, निराशा रह जाती है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा बुरा। द गिवन चार्ट डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है दर्शाना। तो ये वाला जो चार्ट है ये दो तरीके से, ये डिस्प्लेस टू वेज ऑफ हैंडल सेटबैक्स, यानी कि जो भी फेलियर है उसको दो तरीके से दिखा रहा है कि हम दो तरीके से इंसान उसको हैंडल करता है, यानी कि उसका सामना करता है। सम पीपल ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब चुनना। सम पीपल ऑप्ट फॉर हेल्दी प्रोसीडिंग्स, कुछ लोग जो है वो समझदारी से इसका सामना करते हैं। एंड सम आर नॉट टू प्रोसेस इट फुली, और कुछ उसको पूरी तरीके से प्रोसेस ही नहीं कर पाते। हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स वन लर्न फ्रॉम एंड लेट गो ऑफ द इमोशंस इनसाइड। हेल्दी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कोई इंसान अपने फेलियर से सीखता है और जो भी उसके मन में विचार आते हैं, जो भी उसकी फीलिंग्स आती हैं, जो भी इमोशंस आते हैं, उसको वो बाहर निकाल देता है, अपने अंदर दबा कर नहीं रखता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके विपरीत, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड आप देखेंगे तो इसके भी आपको नंबर मिल सकते हैं, ये आप जरूर लिखेंगे अगर आपको कंपैरिजन करना है किसी चीज का। तो
इनेबिलिटी टू प्रोसेस लीड्स टू अ ब्लॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट। इसके विपरीत अगर आप उस सिचुएशन को, अपने फेलियर को समझने की कोशिश ही नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि आप हर चीज को ब्लॉक, हर चीज को रोकने लगते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की बुराई करने लगते हैं, खुद में कमियां निकालने लगते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं। एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग अ सेटबैक प्रोसेसेस द एबिलिटी टू फील, रिफ्लेक्ट, लर्न एंड अलाइन। एक आशावादी तरीका क्या है किसी भी फेलियर को देखने का? वो तरीका है कि आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि आप कोई चीज अगर आपके साथ हुई है तो उसको आप फील करें, उसको रिफ्लेक्ट करें, यानी कि उसको जताएं, दिखाएं, उससे सीखें और उसको जाने दें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ फेलियर कैन लीड टू लिस्टलेसनेस, डाइवर्टेड अटेंशन, एक्सेसिव रूमिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर्स। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, अगर आप नेगेटिव तरीके से उस चीज को, अपने फेलियर को लेते हैं, तो क्या होता है, लिस्टलेसनेस हो जाती है। लिस्टलेसनेस का मतलब कि आप अपने आप को कहीं नहीं समझते, कि आप कहीं ठहरते ही नहीं है किसी में। डाइवर्टेड अटेंशन, आपका ध्यान इधर उधर बटने लगता है। एक्सेसिव रूमिनेशन, आपको बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। एंड अनएक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर्स, यानी कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मान ही नहीं पाते। रिस्पॉन्डिंग टू सेटबैक्स नेगेटिवली, अपने फेलियर को नेगेटिवली लेने की वजह से क्या होता है, विशियस साइकिल ऑफ अनडिजायरेबल फीलिंग्स, ना चाहने वाली जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो आपके अंदर चलने लगती हैं। विशियस साइकिल मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आने लगती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। चिंता में रहना, डिप्रेशन में चले जाना, अपने आप को कुछ ना समझना, है ना। इट इज एविडेंट दैट एक्सपीरियंस इन सेटबैक लीड्स टू फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इनकम्पिटेंसी अलॉन्ग विद द अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट सिचुएशंस। ये बात साफ तौर पे पता चलती है, इट इज एविडेंट, ये आप देखा जा सकता है कि अगर आपको कोई फेलियर होता है तो इंसान को ये थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई इसके अंदर कुछ कमी रह गई, या उसके अंदर पूरी योग्यता नहीं है, या फिर अनविलिंगनेस, यानी कि उसके अंदर इस बात, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने को चाहता नहीं है। अनविलिंगनेस मतलब ना चाहना। तो जो भी सिचुएशन उसके साथ घट रही है, वो उसको एक्सेप्ट करता नहीं है जल्दी। रिस्पॉन्डिंग टू सेटबैक्स द पॉजिटिव वे इज एम्पावरिंग एज इट लीड्स टू सक्सेस। अगर आपके साथ कोई फेलियर होता भी है और आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो बेटा जब आपके पास पैराग्राफ आएगा या ऐसा कोई चार्ट और भी आपको आता है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको उस चार्ट को अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करनी है कि चार्ट के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ में आ जाएं। अगर कोई कंपैरिजन है तो जैसे ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द अदर हैंड, ऐसे वर्ड्स और वोकैबुलरी के अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको जरूर यूज करने हैं, स्पेशली, स्पेसिफिकली, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको जरूर यूज करने हैं। जितना अच्छे आप वर्ड्स को यूज करेंगे और जितना अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपका वो था, या तो वो करना है या ये, तो ये आपका सेकंड है। इसमें कह रहा है कि यू आर समीना जवेरी, क्लास 10, वडोदरा गुजरात, यानी कि आप वडोदरा गुजरात में रहते हैं, आपका नाम समीना जवेरी है और आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। आपने एक लोकल लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर ये इन्फॉर्मेशन देखी। क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन, कि आप अपना खुद का बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें क्या करना है, क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम। आपको एक एजुकेशनल शिक्षा से जुड़ा हुआ बोर्ड गेम बनाना है। सेंड इट टू अस, उसने एड्रेस दे दिया अपना, टीन गॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 307 सतीजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई। कब तक? जुलाई 2022 तक। द टॉप 10 विनिंग बोर्ड गेम्स विल बी फीचर्ड ऑन एन इंटरनेशनल पोर्टल। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है उस पर जो 10 लोग जीतेंगे, उन टॉप 10 लोगों को हम, उनका नाम जो है उस अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल पर दिखाएंगे अपनी वेबसाइट पर। अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स फॉर द विनर्स, और जो जीतते हैं उनके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स भी देंगे। यू विश टू पार्टिसिपेट, आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में। तो राइट अ लेटर टू टीन गॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स। वो कह रहा है कि टीन गॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को एक लेटर लिखिए 120 शब्दों में। इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स, किस बारे में पूछते हुए, रूल्स, स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या हैं, और डेडलाइंस यानी कि कौन सी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑल्सो इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिकेशन फॉर सोलो और ग्रुप एंट्रीज, और ये भी इंक्वायर करना है कि एक ही जना इसमें पार्ट ले सकता है या फिर ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। आपको आपका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, वडोदरा गुजरात सिटी दी हुई है, से आप एड्रेस बना लेंगे। आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली,
ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको अब लेटर कहाँ लिखना है, भेजने वाले का एड्रेस दिया हुआ है पूरा। जब आप उसमें फॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मल लेटर में जब आप डेट लिखेंगे तो डेट में आप ध्यान रखेंगे कि जुलाई 2022 से पहले की डेट लिखनी है आपको, क्योंकि जुलाई 2022 तक जमा करना है ना। उसके बाद फिर आपको ये भी दिया हुआ है कि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, जब आप लेटर लिखेंगे एक आपको फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करना है। दूसरा, लिमिटेड वर्ड्स जो 120 वर्ड्स उनका ध्यान रखना है। तीसरा, आपको जो फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में स्ट्रिक्टली लिखना है। कोई भी फॉर्मेट आपको इधर उधर नहीं करना है, फॉर्मेट से कोई छिड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लेटर में जो कंटेंट लिखेंगे, जो 120 शब्दों में आपको कंटेंट लिखना है, 3 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है लेटर। पहले पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो इस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तीसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे, जिससे आप एंडिंग करेंगे, कि आपको ये डिटेल्स जल्दी से जल्दी भेज दी जाए, ठीक है। और जो आपका सेकंड पैराग्राफ है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उसमें जो उसने यहाँ सब्जेक्ट में दिया हुआ है, रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स, डेडलाइंस, सोलो एंड ग्रुप एंट्रीज, इनके बारे में जरूर लिखना है। इनमें से अगर एक भी चीज आप छोड़ देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लेटर शुरू करेंगे। लेटर में हमने यहाँ एड्रेस दे दिया समीना जवेरी का, हाउस नंबर 22, ब्लॉक XYZ बिल्डिंग, बड़ोदरा, गुजरात। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जुलाई 2022 की डेट थी तो हम 15 जून 2022 को लेटर लिख रहे हैं। और हम यहाँ पर टीन गॉगल्स गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम लेटर लिखेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, 307 सचिया बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन। जो बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। यहाँ सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर। उसके बाद हम लेटर शुरू करेंगे। आई एम समीना जवेरी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं समीना जवेरी हूँ, एक क्लास 10 की स्टूडेंट। आई रेड अबाउट द बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन ऑन अ लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। मैंने आपके बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन के बारे में लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड से पढ़ा है। आई एम इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। मैं कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहती हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली लेट मी नो अबाउट सर्टेन डिटेल्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ डिटेल्स के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी पूछनी है और जो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो जानकारी जरूर डालनी है। ऐसा अगर कोई और भी लेटर आता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, आई वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट द रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। एक तो मुझे रूल्स बता दीजिए कॉम्पिटिशन के, सच एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग, यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या कंडीशन है आपकी, स्टेजेस कितनी है, कितने स्टेज में सिलेक्शन होगा, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। द नोटिस मेंशन्ड अबाउट द स्कॉलरशिप फॉर द विनर्स। आपके नोटिस में बताया गया है कि जो जीतेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आई वुड लाइक टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, अबाउट द स्कॉलरशिप डिटेल्स, मैं स्कॉलरशिप डिटेल्स के बारे में जानना चाहती हूँ, एंड द एलिजिबिलिटी फॉर इट, जो स्कॉलरशिप हमें मिलेगी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कि उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। मे आई ऑल्सो नो वेदर ग्रुप एंट्रीज आर अलाउड और ओनली सोलो एंट्रीज आर एक्सेप्टेड। मुझे प्लीज ये भी बताइए कि क्या ग्रुप एंट्रीज भी भाग ले सकती हैं या फिर सोलो एंट्रीज ही मानी जाएंगी। आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, मैं कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहती हूँ। सो काइंडली टेल अबाउट द डेडलाइन फॉर अप्लाइंग, तो इसलिए मुझे अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट भी बता दीजिए। थर्ड पैराग्राफ में आप उसको एंडिंग करेंगे। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू लेट मी नो अबाउट द डिटेल्स। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी अगर आप मुझे सारी जानकारी दे देंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली समीना जवेरी। यहाँ आपका लेटर खत्म हो जाता है। इस तरह से आपको लेटर लिखना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे। यहाँ तक आपको बच्चों को पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से इसको देखना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।